हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 प्यारे बच्चों, रासायनिक बलगतिकी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है और इस वीडियो में आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। और क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोग भी जानते हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ताकि जितना भी क्लास होगा ना नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये नंबर रहा प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करें, पूरे मन से देखिएगा और जितने करवाऊंगा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करूंगा यहीं पे याद होने की गारंटी है, बस ध्यान पूर्वक देखते रहो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख रहा होगा प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है या रासायनिक अभिक्रिया के दर क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी आसान आसान क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, दर क्या होता है। अगर ये समझ गए प्यारे बच्चों तो आगे काफी आसान हो जाएगी राहें, ठीक है। तो पहले ये देखिए क्या चीज है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जैसे कभी खाना पका है, खाना पकते कभी देखे हैं, तो वही ना रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसको होने में जो दर लगता है, जो समय लगता है, जो वेग लगता है, वही है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है। ध्यान दीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय, एकांक मतलब एक समय आता है ना, कि जैसे कि आप कुछ बना रहे हैं तो एक ऐसा समय आता है कि वो पूरे तरह से परिपक्व हो जाता है। जैसे समझिए आप कुछ खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। कैसे करता है, एक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है। जैसे आपको चाय बनाना है, तो चाय में क्या लीजिएगा, दूध लीजिएगा, चाय पत्ती लीजिएगा, चीनी लीजिएगा, जो भी चीज हो, पानी लीजिएगा, जो भी चीज है, तो वो हो गया अभिकारक। अभिकारक के बाद जो उत्पाद बनता है, चाय जो हम लोग पीते हैं, वही है उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद कैसे बना, क्या प्रोसेस है, यही है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग एकांक समय में, एकांक मतलब एक समय आता है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पादों या तो बोल सकते हैं प्रतिकारक या तो प्रतिफल हो। ध्यान से समझिए, अभिकारक शब्द और प्रतिकारक शब्द एक है, प्रतिफल शब्द और उत्पाद शब्द एक है। कोई दिक्कत होगा ना। अभिकारक शब्द या प्रतिकारक शब्द एक है, प्रतिफल शब्द या तो उत्पाद शब्द एक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो ध्यान रखिएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में अभिकारक या उत्पादों के सांद्रता में, सांद्र में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में प्रतिकारक या प्रतिफलों, अब प्रतिफल और अभिकारक क्या है प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वे मेरी बातों को ध्यान दे दो। अभिकारक बोले या प्रतिकारक बोले, मतलब ये है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या तो प्रतिफल अभिकारक या तो प्रतिकारक कहेंगे। और जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो भी पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल कहेंगे या तो उत्पाद कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो बस इतने याद रखना है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में प्रतिकारक या प्रतिफलों के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखेगा, ये कहता है एकांक समय में प्रतिकारक यानी कि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है और जो प्रतिफल जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा उसकी सांद्रता जो पहले था उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, क्या बात है, वाह। यहाँ पर लिखा हुआ माना कि किसी पदार्थ के डीटी समय, डीटी का मतलब एकांक मतलब छोटा की बात आता ना तो डीटी लगता है। मैं आज से नहीं कहीं वर्षों से बता रहा हूँ, मतलब कि कहीं महीनों से बता रहा हूँ कि अल्प क्षेत्र की बात आएगा ना तो हम लोग क्या लगा लेंगे, डीटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डीटी। जहां पर अल्प की बात आता है ना तो वहां पर डीटी लग जाता है, और संपूर्ण की बात आता है समाकलन लग जाता है। अल्प की जगह हर जगह अल्प की बात होता है इसलिए डीटी लगता है, तथा सामने परिवर्तन डीएक्स है। और साथ में आपको प्यारे बच्चों किसी पदार्थ के एकांक समय डीटी में सांद्रण में जो परिवर्तन है डीएक्स, यानी परिवर्तन में थोड़ा सा हो रहा है, ज्यादा परिवर्तन है डीएक्स परिवर्तन हो रहा है। डीएक्स का मतलब थोड़ा सा परिवर्तन। तो यहाँ से एकांक समय में क्या परिवर्तन होगा, तो एकांक समय में जो परिवर्तन होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डीएक्स बाई डीटी
ऊपर में क्या चाहिए, dx का मतलब है दोस्तों समय, ऊपर में क्या चाहिए, ऊपर में दोस्तों सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे में क्या चाहिए, समय, यानी कि समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन होगा। जैसे आप चाय डाले 1 मिनट में कुछ बनेगा नहीं ना, 2 मिनट में बनेगा नहीं ना, समय लगता है। जैसे आप दाल भात चढ़ा दिए, ठीक है, 1 मिनट में बन जाएगा नहीं ना, 2 मिनट में ना, समय लगता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का में जो वेग में परिवर्तन होता है वो किसके साथ होता है, समय के साथ। जितना टाइम देंगे उतना बेहतर तरीके से पकेगा, जितना कम समय लगेगा उतना कच्चा रहेगा, जितना समय ज्यादा दीजिएगा, समय दीजिएगा तो वो ज्यादा बढ़िया से परिपक्व होगा। तो वही चीज है, बस कुछ बड़ा चीज नहीं है। अभिक्रिया का वेग बराबर देखिए फार्मूला हो गया सांद्रण बटे समय, यानी कि सांद्रण में परिवर्तन होगा, जितना टाइम दोगे उतना परिवर्तन होगा, सांद्रण बटे समय होता है। तो ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर हो गया सांद्रण बटे समय, यानी इसको हम लोग dx बटा dt कर सकते हैं, या प्यारे लाल थोड़ा ध्यान दो, dr बटे dt भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में प्यारे बच्चों अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक का मतलब r, और सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ dt। अरे बड़ी आसान है, हम कैसे बता, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि क्या ही बता रहे हैं हम, हमको लग रहा है ये क्या पढ़ा रहे हैं, इतना आसान चीज, बड़ी आसान चीज है, ठीक है। और मात्रक आपको याद रखना है, किसका मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, मोल होता है, और लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मात्रक होता है, यानी कि आपको ध्यान में रखना मात्रक जो होगा मोल, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर का मात्रक होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, बहुत आसान था, परिभाषा मैंने पूरा परिभाषित किया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभिक्रिया का वेग या दर का दोस्तों गैसीय मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों एटीएम, एटीएम सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। ये भी होता है दोस्तों मात्रक रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर का गैसीय मात्रक, ठीक है, क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब अभिक्रिया का औसत वेग देखिए क्या, देखिए अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है, एक औसत वेग होता है, एक तात्क्षणिक वेग होता है। औसत में औसत परिवर्तन है, तात्क्षणिक में तुरंत परिवर्तन होता है, समझिएगा, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया का औसत वेग जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही है। तो अभिक्रिया का वेग या औसत वेग क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बताऊं रे प्यारेलाल बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभिक्रिया का औसत वेग पूछे या आपसे पूछे प्यार बच्चों, औसत वेग क्या है अभिक्रिया का, ठीक है। तो देखिए परिभाषा काफी ज्यादा आसान है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, कोई भी, अरे चैप्टर का नाम है रासायनिक वर्गत की रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे उसी को ना रासायनिक वर्गत कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन है आपका प्यार बच्चों ऐसा ही है, अभिक्रिया का औसत वेग क्या है, यानी कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित समय अंतराल में औसत जो है निश्चित समय अंतराल दे रहा है। जैसे आपको मान लीजिए आप चाय चढ़ाएं तो आपको क्या लगता है चाय कितना मिनट बन जाएगा, तो कहोगे चाय बनने में कितना लगता है 10 मिनट, 10 मिनट में चाय बन जाएगा, यानी कि ये निश्चित समय ना 10 मिनट, बताओ 10 मिनट एक निश्चित समय ना, ऐसा थोड़ी है कि 10 सेकंड बाद बन जाएगा कि 5 सेकंड बाद बन जाएगा, ना। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों में जो परिवर्तन होता है उससे अभिक्रिया का औसत भी कहते हैं। अरे बड़ी आसान परिभाषा है वाह। किस रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अभिकारक या उत्पादों के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अरे अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उत्पाद जिस जो बनता है बाद में आगे चल के जो प्रोडक्ट निर्माण होता है, तो उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अरे इतना आसान, कितना आसान है, तो देख रहे हो कितना आसान है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। इसे आर एवरेज से मतलब एवरेज, यानी कि आर का मतलब रिएक्शन एवरेज, रिएक्शन ऑफ एवरेज सूचित करते हैं। अभिक्रिया आर हुआ, ये आपका ए भी हो गया, इसलिए इसको आर ए भी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। फार्मूला प्यार बच्चों का आता है आर ए भी बराबर क्या चीज होता है, आर ए भी बराबर फार्मूला होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यानी कि ऊपर में आपका क्या चाहिए, तो ऊपर में आपका अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता होगा, नीचे में आपका समय होगा, और ये निश्चित समय है, देखिए लिखा हुआ निश्चित समय अंतराल में। अरे बड़े बड़ा परिभाषा थोड़ी याद करना है आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा उसको अभिक्रिया का औसत वेग कहेंगे। बहुत आसान परिभाषा है, ठीक है। इसको आर ए बी से सूचित करते हैं, फार्मूला आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ये बराबर आर ए बी बराबर क्या चलेगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा ई हो जाएगा। देखो ऊपर में सांद्रता में परिवर्तन, चाहे अभिकारक का सांद्रता हो या उत्पाद की सांद्रता हो,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक के सांद्रता हो या अभिकारक के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके सांद्रता हो, उसको हम लोग डेल्टा सी से करते हैं, और डेल्टा सी आपका सांद्रता परिवर्तन है और डेल्टा टी आपका समय है। तो देखो थोड़ा मैंने ले लिया बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा रिएक्शन मान रखा है कि आपका मान लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करने के लिए जानते हैं, तब तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे। आर का मतलब होता है अभिकारक, ठीक है, और पे का मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो कोई अभिकारक है मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसके बाद कोई चीज बन रहा है वो आपका उत्पाद है, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझिए। देखिए अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, देखो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन होगा तो सोचो तुम लोग, अभिकारक जो भाग ले रहा उसमें हमेशा कमी होता है। जैसे सब्जी बनाओगे तो लगेगा इतना मनी है, फिर बनेगा तो तनुस हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। उसी प्रकार समझिए अभिकारक में हमेशा क्या चीज होता है, कमी होता है, ये बात याद रहेगा। अभिकारक जो होता है हमेशा उसमें कमी होता है, इसीलिए माइनस में रहता है। जैसे आपको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम लोग क्या जानते हैं, माइनस डी आर बटे डी टी। उसी को पता होगा जिसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करने आ गया होगा, उसको पता होगा डी आर बटे डी टी होता है, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। क्यों माइनस में होता है पता चला, क्योंकि अभिकारक आर जो होता है ना उसमें हमेशा कमी होता है। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा तो बेहतर होगा। तो अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन बताओ, ये R2 माइनस R1 मैंने मतलब कि पहले था, पहले R2 था, फिर उसमें जो ही परिवर्तन हो रहा है वो माइनस में चला जा रहा है, देखो। और फिर उत्पाद के सांद्रता P1, ये उत्पाद में हमेशा वृद्धि होता है, ये बात तो आप लोग जानवे करते होंगे। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पर इतना ज्यादा चीज नहीं करना है। अभिकारक में हमेशा माइनस होता है, उत्पाद में हमेशा बढ़ोतरी होता है। बस इतना आपका अभिक्रिया अभिक्रिया का औसत वेग है, बहुत आसान चीज है। तात्क्षणिक वेग क्या है, तो वही चीज तो है। अरे तात्क्षणिक वेग वही चीज ना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित क्षण में, यानी कि निश्चित क्षण माने पल भर में, एकदम तुरंत से, जल्द से, इसी को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित क्षण, निश्चित मतलब निश्चित क्षण, निश्चित क्षण में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा उसको तात्क्षणिक वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। इसे RINA से सूचित करते हैं, क्या कहते हैं, RINA से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस dc बाई dt, ठीक है। माना अभिक्रिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, तब अभिक्रिया का दर माइनस dr बटे dt हो गया, और हमेशा उत्पाद में हमेशा वृद्धि होता है, इसीलिए आपका ही प्लस में रहेगा, ठीक है। इतना छोटा छोटा चीजें जो आपको ध्यान में रखना, कोई बड़ा चीज याद नहीं करना है, बस यही आपको बोलना है शुरू में। किसी रासायनिक अभिक्रिया के निश्चित क्षण में जो भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उसको अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहेंगे, है ना आसान। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, तब मजाक में नहीं लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन और काफी ज्यादा आसान है, और मैं क्या ही बताऊं, पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। तो बहुत आसान है, कैसे बताऊं, बहुत आसान है। तो ध्यान दीजिए अभिक्रिया का वेग क्या कहता है। तो कहता है अभिक्रिया का वेग कि इनकी अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रभावित किसको किसको से होता है, वही लिखना है। 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, आएगा भी। तो पहला है अभिकारकों के सांद्रता पर, सांद्रण पर। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांद्रता जितना बढ़ाएंगे उसकी अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। मतलब ये हुआ, जैसे कि dx बाई dt जो अभिक्रिया का वेग dr बटे dt भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा समानुपाती होगा उसकी सांद्रता के। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के सांद्रता के कैसा होगा, समानुपाती होगा। अभिकारक के सांद्रता के कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए dx बाई dt समानुपाती c है ना, अच्छा समानुपाती का चिन्ह हटल है, लगा दीजिए। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, बहुत आसान से कैसे बताऊं, बहुत आसान है। अगला देख लो, अगला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है प्यारे बच्चों ताप के सीधा समानुपाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग मान लो dx बाई dt है या dr बटे dt, जो भी मान करो यार, ले लो dr बटे dt जो है उसके ताप के समानुपाती है, मतलब t के समानुपाती है। तो ये समीकरण, ये सब आपको ध्यान में रखना है क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है उसके परम ताप के समानुपाती होता है, बस हो गया। अगला देखिए दाब है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके दाब के समानुपाती हो गया, हो गया। और क्या करना है, कुछ नहीं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा। देखो लिखा हुआ dx समानुपाती dt, ये आपका है। तो dx बाटे dt, अरे बड़ा में लिख दीजिए थोड़ा आप लोग को दिख जाए, dx बाई dt समानुपाती p, यही ना चीज है, बताओ कोई बड़ा चीज है कि गैस का मतलब होगा, गैसीय का मतलब पे, किस
कि गैसीय रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx बाई dt उसके दाब के समानुपाती है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दाब बढ़ाएंगे तो उसका वेग बढ़ेगा, ये कहने का मतलब हुआ है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है, क्योंकि समानुपाती ना है। हम ऑब्जेक्टिव में आ गया तो यही बन जाएगा। अगला देख लो 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल किसी रासायनिक अभिक्रिया का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब है। कितना आसान आसान चीजें हैं जो आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 स्टेप में खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रभाव, अनेक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें खास करके थनायन उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जो ऋणायन उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। यही लिखना है यहाँ पर आपको, अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ा देगा, ऋणात्मक रहेगा घटा देगा। तो बस आपको ये लिखना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग में अभी जो ये होता है कैसे बोलते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या तो घटा देता है। कुछ भी लिख दीजिए, स्टार मार के लिख सकते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। बस कुछ नहीं है। पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थ विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया देता है, जैसे जल के साथ धीरे देता है परंतु सोडियम के साथ तीव्र देता है। ये सब भी लिख सकते हैं। अरे बड़ी आसान चीजें, क्या ही बताएं। अगला देख लो, यहाँ पर आपका कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, वेग स्थिरांक क्या है। ये तो 11th का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लिए होंगे या न भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, देखो ये आपका वेग स्थिरांक है। 11th का थोड़ा बेसिक लगा हुआ है। और अभिक्रिया का वेग और के स्थिरांक है, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग और के स्थिरांक है। तो परिभाषा है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता एकांक होती है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है, वेग कौन है पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग r है और अभिकारक इसमें कौन है, तो अभिकारक A और यहाँ पर B है। सांद्रता कौन है, तो ये ध्यान पूर्वक जो बोलता हूँ सुनिएगा, ठीक है, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं, जो बोलते हैं ध्यान दीजिए। ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग है r और अभिकारक का यहाँ पर आपका A और यहाँ पर आपका B है, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा तो यहाँ पर याद हो जाएगा। यह आपका अभिक्रिया का वेग r है, अभिकारक A है और B है। और सांद्रता कौन है, तो सांद्रता आपका कोष्ठ वाला है, ठीक है। सांद्रता कौन है, आपका कोष्ठ वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और आपका रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ए आपका और बी आपका दोस्तों अभिकारक है और कोष्ठ आपका सांद्रता है। तो मैंने परिभाषा बोला कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता एकांक होती है। प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता एकांक, ये मोलर सांद्रता जो है ना प्यार बच्चों एकांक है कि नहीं, एक मानेंगे तो यहाँ पर बताओ ये के इसका घात एक, इसका घात एक बराबर में के हो जाएगा। ये मैथ का थोड़ा फॉर्मूला होता है, 1 की घात x 1 की घात y बराबर 1। इस प्रकार से आपको पता चला मेरे प्यार बच्चों, कुछ नहीं पता चला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का में इसका जो वेग होता है हमेशा 1 होता है, मतलब कि ये वाला जो है प्यारे बच्चों आपका मोलर सांद्रता एक का एक मान लेना है। तो यहाँ से परिभाषा बन गया कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता एकांक होते हैं। इसकी मोलर सांद्रता, इसकी मोलर सांद्रता एक है, इसीलिए परिभाषा बन गया वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता एकांक होती है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता एक होती है। इसकी मोलर सांद्रता का मान एक हो गया, इसका ही मोलर सांद्रता का मान एक हो गया। परिभाषा हो गया किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस क्या कहते हैं, यानी कि किसी वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की मोलर सांद्रता एकांक हो जाए। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जा रहा है, वेग स्थिरांक के बराबर हो जा रहा है। तो यही है और कुछ इसमें नहीं है। और मात्रा का आपको थोड़ा याद रखना है, यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर की घात 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये होता है मात्रक। यहाँ से प्रथम कोटि का मान, शून्य कोटि का मान, सबका मान रख सकते हैं। n बराबर 0 रखेंगे तो फिर शून्य कोटि का मान निकल जाएगा, n बराबर 1 रखेगा तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का मान निकल जाएगा, सॉरी प्रथम कोटि 2 रखेगा तो द्वितीय कोटि का मान निकल जाएगा। मान लो मैं आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान रख के निकालता हूँ। मान लो मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, द्वितीय कोटि का मात्रक निकाल रहा हूँ तो मोल प्रति कैसे हो जाएगा, लीटर हो जाएगा कि घात कितना हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा इंटू में सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये घात मोल इनवर्स हो जाएगा, इसका घात -1 हो जाएगा ना, घटेगा था। और नीचे माइनस में ये भी है तो ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा लीटर और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से ये
मात्रक हो गया, बस हो गया। देखो वेग स्थिरांक की विशेषता देख लीजिए, वेग किसी निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है, बस ये है विशेषता। वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है, सही बात है। वेग स्थिरांक का जो मान अभी था, देखिए द्वितीय कोटि का निकाले तो दूसरा निकल गया, लेकिन वेग स्थिरांक का मान जो है कोटि पर निर्भर करता है कि कौन से कोटि की अभिक्रिया है, उस सूत्र पर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये किस पर निर्भर कर रहा है, अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर न कर रहा है, क्या चीज निकलेगा, जीरो रख देंगे, एक रख देंगे तो एक में से एक जाएगा, जीरो ये तो खत्म हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स मात्रक निकल जाएगा प्रथम कोटि का, अगर एक रखेंगे तब। यानी कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर कर रहा है ना, वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। फिर लास्ट में एक ही अभिक्रिया के लिए ताप बदलने पर वेग स्थिरांक का भी मान बदल जाता है, यह वेग स्थिरांक का गुण। अगला देख लीजिए आणविकता। आणविकता तो और भी आसान है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या, जैसे यहाँ पर ये संख्या आपका 200 आणविकता कहलाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या, क्यों को संख्या है अमोनिया का 2 गो, तो इसी संख्या को हम लोग बोलेंगे आणविकता। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं, क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लो ले लिए, मान लो NH, मान लो मैं ले लेता हूँ H2, क्या ले लूँ बोलो, सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम हम ले लिए, प्लस में Cl ले लिए, ये बना प्यार बच्चों, किससे बना, मान लो ये सोडियम क्लोराइड बना प्यार बच्चों आपका, इस सोडियम क्लोराइड मान लो टूट गया, लो चलो सोडियम क्लोराइड आके चेक टूट गया, तो सोडियम क्लोराइड के आगे जो 2 अणु है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्यार बच्चों अभिक्रिया के जो अणु, जो जितना सारे अणु अभिक्रिया की आणविकता का मतलब होता है अणु की संख्या कितना है, बस इतना याद रखो, कुछ भी एग्जाम्पल में हो सकता है, बस याद रखो। अभिक्रिया के कोटि क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के साधन के घातों का योगफल अभिक्रिया के कोटि कहलाता है। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के, मान लो ध्यान दे दीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया ये है, ठीक है, इसका घात 1 है और इसका घात 4 है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सांद्रण, सांद्रण क्या होता है, कोष्ट होता है, क्या चीज होता है, किसी रासायनिक में भाग लेने वाले पदार्थ, तो मानो पदार्थ आपका A और B है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ बोलिए या अभिकारक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सांद्रण, सांद्रण ये कोष्ट होता है, के घातों का योगफल, इसका 1 और इसका 4, घातों का योगफल अभिक्रिया के कोटि कहलाता है, मतलब इसकी अभिक्रिया की कोटि 5 हो गई है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका देखिएगा K इंटू C की घात 2 है, इसका घात 1 है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के घातों, तो पदार्थों का घात कितना है, 2 + 1, यानी पदार्थों के घातों के कुल योगफल को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। बड़ी आसान चीज है कि की क्या बता, मैं इसको स्मॉल n द्वारा सूचित करते हैं, समझ गए होंगे। अगला देख लिए, अभिक्रिया के कोटि 4 प्रकार का होता है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, सारी चीज। तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग मान लो आपका dR/dt है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के, अभिकारक मान लो आपका प्यार बच्चों यहाँ पर A है कि शून्य घात के समानुपाती है, ध्यान दीजिएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, ये अभिकारक है, ये आपका सांद्रण है, ये आपका शून्य है, तो हम लोग A को क्या बोले बताओ, A को हम लोग बोलेंगे अभिकारक, क्या बोलेंगे, अभिकारक। कोष्ट को क्या बोल दे, कोष्ट को हम लोग बोल देते हैं सांद्रण, और इसको बोलते हैं शून्य। कितना आसान हो गया बताओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इसको क्या बोलेंगे, वेग, क्या चीज का वेग, तो रासायनिक अभिक्रिया का, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इतना आसान है, यहाँ पर 1 लगा देंगे तो प्रथम घात के समानुपाती, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये कोष्ट को हमेशा हम लोग बोलते हैं
हैं सांद्रण, ठीक है, और अंदर वाले पदार्थ को अभिकारक और इसके घात हम लोग कहते हैं इसके पावर वाले को, ठीक है। तो आसानी से समझ होंगे। मात्रक ये होता है, कैसे हुआ भाई मात्रक, तो निकालना सिखा दे हम आपको। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर की घात में क्या था 1 माइनस एन, इंटू में क्या था सेकेंड इनवर्स। मान रखिए एन बराबर 0 रखेंगे तो क्या निकलेगा, मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो मोल मोल हो जाएगा ऊपर में, और लीटर प्लस में ऊपर ऊपर था माइनस में, और इस इंटू में सेकेंड इनवर्स। तो ये मात्रा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। राइट आंसर देख लीजिए, ये हो गया। अरे क्या बता, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम कोटि, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और मात्रक बाकी आप लोग निकाल सकते हो, मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स पर। तो यहाँ पर एक रखेगा तो एक में से एक कट जाएगा तो 0, और जिसका पावर 0 उसका मान 1 इंटू में सेकेंड इनवर्स, इसीलिए मात्रक हो जाता है सिर्फ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हो गया, बहुत इजी है। अब द्वितीय कोटि वही चीज हो गया, तृतीय कोटि वही चीज हो गया। अब आ जाइए अभिक्रिया के कोटि और आणविकता में अंतर। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अणुओं की संख्या को आणविकता कहेंगे, यही ना होगा परिभाषा। और कोटि में क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं, या तो आप परिभाषा जो लिखवाए भी थे वही वाला आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला भी आंसर भी लिख सकते हैं। इसमें वही चीज है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के घातों का योगफल अभिक्रिया के कोटि कहलाएगा। अच्छा ये अच्छा है, ऐसे लिखा गया है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं की संख्या जिनका अभिक्रिया के दौरान साधारण परिवर्तन होता है, हाँ ये भी हो सकता है। यह एक सैद्धांतिक मान है, अभिक्रिया का मान जो होता है ये वाला आणविकता, ये सैद्धांतिक मान होता है, प्रायोगिक मान से नहीं पुट कर सकते, सैद्धांतिक होता है, सिद्धांत के अनुसार होता है। अभिक्रिया का दोस्तों जो कोटि होता है प्रायोगिक मान होता है, एक ही घात में कुछ भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रख दीजिए दो रखे, आपका मान कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ये वाला सैद्धांतिक मान होता है, सिद्धांत के अनुसार संतुलित करना रहता है, इसलिए आणविकता 2 है तो उधर भी आपको संतुलित करना पड़ेगा, दाएं साइड में भी, तो ये होता है। और यहाँ पर देखिएगा इसकी सहायता से अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, किसके सहायता के, आणविकता के सहायता से। और कोटि के माध्यम से अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं कि कौन कोटि का अभिक्रिया है। अगला देखिए कि इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, आणविकता का मान कभी शून्य हो सकता है, ऐसे कभी हो सकता है कि नाइट्रोजन बनाए और प्लस में हाइड्रोजन बनाए तो यहाँ पर 0 नाइट्रोजन हो गया, नहीं ना। इसीलिए अभिक्रिया का आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अभिक्रिया के कोटि जो होता है वो 0 हो सकता है, एक की घात 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक की घात 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जोड़िएगा तो इस प्रकार से आपका 1 + 0 1 आ जाएगा। यानी कि अभिक्रिया का कोटि जो है पहले तो 0 हो सकता है, लेकिन आणविकता नहीं। इसका मान सदैव पूर्णांक होता है, यानी कि आणविकता का मान पूर्णांक में हो सकता है, लेकिन इसका मान भिन्न भी हो सकता है, मतलब बट्टा में भी ले सकते हैं, 2/3 भी ले सकते हैं। इसीलिए अभिक्रिया कोटि का मान पूर्णांक होता है, और आणविकता का मान अभिक्रिया के कोटि का जो मान है मेरे पे पूर्णांक हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, लेकिन इसका मान सदैव पूर्णांक होगा, किसका, तो आणविकता का। अब अगला देख लीजिए अर्धायु क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधी होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। इसके T ½/2 से सूचित करते हैं, और इसका मान जो होता है 0.693 बट्टा में के होता है। तो ये सब चीज पढ़ाने की चीजें बताओ, किस रासायनिक अभिक्रिया को आधा होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। इसे T½/2 से सूचित करते हैं, और ये इसका मान होता है T½ का 0.693 बट्टा में के ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। देहले ऊर्जा क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावित टक्कर लगाते हैं उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। या प्रभावित टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा। अरे बहुत आसान है, क्या बताएं, इतना आसान चीज है, बताओ। इसे हम बहुत पहले पढ़े, याद है सब, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावित टक्कर लगाता है उसको देहली ऊर्जा कहते हैं।
या प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। इनके प्रतिकारी अणु जो होता है ना, जो टक्कर लगाते हैं, खाना बनता है, देखते हो बुलबुला छोड़ता है, तो वही सब टक्कर न लगा रहा है। तो वही चीज है, बड़ी आसान ही सब चीजें क्या है ना, आसान चीज कौन पाता है। सक्रियण ऊर्जा देखिए क्या है, सक्रियण ऊर्जा देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताऊं मैं, बहुत आसान चीज है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध पार करने के लिए जितने किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, और इसका दोस्तों देहली ऊर्जा से मान कम होता है सक्रियण ऊर्जा का। और टक्कर सिद्धांत आया था ना, देखो एक बार एग्जाम में आया था ना, अर्धवार्षिक में 5 नंबर में आ गया था। यार सिलेबस से आउट है, फिर भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, ये सब है क्योंकि हम भाग लेने वाले अणुओं के बीच आपसे टक्कर होना चाहिए। अभी हम भाग ले रहा है अणु, तो आपसे टक्कर, आपस में टकराना चाहिए, ये कहता है। अभिक्रिया में सरलता अणु भाग लेते हैं, जिसे प्रतिकारी अणु कहते हैं। अभिक्रिया में सरलतम अणु भाग लेते हैं, जिसे प्रतिकारी अणु कहते हैं। और कहा जाता है कि टक्कर सीधे दिशा में होना चाहिए, अभिक्रिया जो का उसमें टक्कर होना चाहिए तो सीधा सीधा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रभावित टक्कर के बाद सक्रिय संकुल अणु का निर्माण होना चाहिए, और टक्कर प्रभाव होना चाहिए, कुछ प्रभाव होना चाहिए टक्कर के बाद, और ये संकुल अणु को पा करके प्रतिफल में बदल जाते हैं। अरे ये सब क्या चीज है। हो गया खत्म चैप्टर, ला खल्लास हो गया प्यार बच्चों, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से प्यार बच्चों, आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। ये नंबर प्यार बच्चों रहा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जाना है। तो वीडियो कैसा लगा प्यार बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं कमेंट कीजिएगा तो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नोट्स भी ले लीजिएगा, तैयारी कीजिएगा बेहतर नंबर के लिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।